नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है आपको बड़ी खबरों से खबरदार करने का। आज हम आपको खबरदार करेंगे कि किस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर नफरत जो फैलाई जा रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एक वकील ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका, हालांकि फौरन उसे पकड़ा गया, कार्रवाई हुई, लेकिन इस सोच से खबरदार रहने की जरूरत क्यों है, इस रिपोर्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का खजुराहो, जहां मौजूद है जावरी मंदिर, वो मंदिर जिसके भीतर सदियों से स्थापित है भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची लेकिन खंडित मूर्ति, जिसके जीर्णोद्धार का फैसला एएसआई ही कर सकता है। जिस मूर्ति के जीर्णोद्धार को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को खारिज हुई याचिका के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की एक टिप्पणी के 20 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर 71 साल के राकेश किशोर ने सीजेआई जस्टिस गवई की कोर्ट रूम में ही उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। देश के प्रधानमंत्री तक ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई से इस घटना के बाद फोन पर बात की और लिखा कि कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस पर हुआ हमला हर भारतीय को आक्रोशित कर गया। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं, ये अत्यंत निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मैंने इस परिस्थिति में जस्टिस गवई की तरफ से प्रदर्शित शांति और संयम की सराहना की। ये उनके न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकार का आचरण भारत की संवैधानिकता, भारत की सामाजिकता और भारत की सांस्कृतिक परंपरा तीनों की दृष्टि से सर्वथा निंदनीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस घटना पर अपने क्षोभ और आक्रोश की अभिव्यक्ति की है। लेकिन बरेली के रहने वाले और गाजियाबाद में अभी रहते राकेश किशोर को लगता है कि वो सनातन का सिपाही है। मेडिटेट किया मैंने, तो मुझे ये जो उसकी आज्ञा थी वो मैंने की, मुझे कोई वो नहीं। हम हिंदुओं सनातन धर्म से ज्यादा टॉलरेंट कोई नहीं है। मैं केवल इतना कह के आया हूं कोर्ट में कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये मेरे दिल की आवाज है, परमात्मा की भेजी हुई मुझ पे आवाज है। हिंसा का जवाब हिंसा से देना पड़ेगा आपको। मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं सनातन धर्म का एक सिपाही बन के आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इसीलिए आज खबरदार करता हुआ सवाल है, क्या राकेश किशोर जैसे लोगों को धर्म की सियासत ने बहुत बीमार बना दिया? क्या राकेश किशोर जैसे लोगों को धर्म के नाम पर दुकान चलाते बाबाओं ने गुमराह किया है? क्या हर बात में हिंदू मुसलमान करने वाले नेताओं के कारण कम पढ़े लिखे ही नहीं, बल्कि राकेश किशोर जैसे डिग्रीधारी तक हिंसक होने लगे हैं? मैंने भी एमएससी, पीएचडी, एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि राकेश किशोर ने सीजीआई को जूता दिखाने का बेहद घटिया काम इसलिए किया क्योंकि ये खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति के जीर्णोद्धार से जुड़ी जनहित याचिका पर सीजीआई की टिप्पणी से नाराज था। गवई साहब का जो ये कहना था कि जाके तुम विष्णु के भक्त हो, जाके उसी प्रतिमा से प्रेयर करो, वही सब कराए, मैं कोई ऑर्डर पास नहीं करूंगा, ये सनातन धर्म का मजाक मुझे आहत करके गया। फिर जैसी परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने कहा था मेडिटेट, तो मैंने मेडिटेट किया भगवान के सामने। परमात्मा के मेडिटेशन करता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो जब मेडिटेट किया मैंने, तो मुझे ये जो उसकी आज्ञा थी वो मैंने की, मुझे कोई वो नहीं। सीजीआई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था, जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। विवाद होने पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने यह साफ किया था कि उनकी टिप्पणी इस संदर्भ में थी कि वो मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। तब 24 घंटे के भीतर ही सीजीआई ने कहा था कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं।
लेकिन फिर भी राकेश किशोर 20 दिन बाद आकर सुप्रीम कोर्ट में वो काम करता है जिसके बाद सिर्फ ये कहना कि 71 साल के इस शख्स को केवल चीफ जस्टिस बी आर गवाई की टिप्पणी से नाराजगी थी शायद सही नहीं होगा। क्यों का जवाब अब आप राकेश किशोर से सुनिए। मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया है कुछ भी। उन्होंने ये हर एक्शन का रिएक्शन होता है। उन्होंने सनातन धर्म का अपमान खुलेआम किया। इतना ही नहीं, जब वो मॉरिशस गए तो वहां भी बोले कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। भाई क्या बात है, बरेली का मैं पैदा हुआ हूँ, बरेली का पला बढ़ा हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है। मुझे मालूम है कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है आजकल, उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है, बड़े बड़े मॉल, महल, होटल्स बनाए हुए हैं। अगर उनको जमीन को खाली कराने के लिए योगी बाबा चला रहे हैं बुलडोजर, तो कोई अन्याय नहीं है। राकेश किशोर का यह बयान बताता है कि जिस तरह राजनीति करने वाले बुलडोजर को धर्म के आधार पर चलता हुआ देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, उसी की वजह से अब बहुत से लोग अदालत के फैसले में भी धर्म की हार जीत देखने लगे हैं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। राकेश किशोर के चेहरे पर पछतावा नहीं है, पश्चाताप नहीं है, इसको कानून का डर भी नहीं। ये तो इस भ्रम में जी रहा है कि ये सनातन का सिपाही है, जबकि इसे पता नहीं कैसे लोग मोहरा बना दिए जाते हैं। उस बिसात पर जहां वोट की शहमात में राकेश किशोर जैसों के दिमाग में रस्सी को भी सनातन पर खतरे का सांप दिखाया जाता है, और ऐसे धर्म का नाम लेकर हिंसा करने को सही ठहराने वाले राकेश किशोर झूठ में जीते हैं। वरना राकेश किशोर को सनातन की चिंता तब भी होनी चाहिए जब जहरीला कफ सिरप पीकर बच्चों की जान जाती है। राकेश किशोर जैसों को तब सनातन की चिंता असल में होनी चाहिए जब गड्ढे में कोई आम नागरिक जान गंवा देता है। राकेश किशोरों की बुद्धि इस कदर कुंद हो चुकी है कि इनके भीतर गुस्सा तब भी नहीं आता जब अस्पतालों में आग लगने से नागरिकों की जान जाती है। इसीलिए अपने आसपास के राकेश किशोरों से हमेशा खबरदार रहिए। आज एक सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि मेरे साथी जज कुछ कहना चाहते थे, जस्टिस विनोद चंद्रन, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि सोशल मीडिया पर पता नहीं इसे किस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा। अब सीधी सी बात सोचिए कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो भी अब डरने लगे हैं इन बातों से कि सोशल मीडिया पर किस तरह की बात कही जाएगी किसी चीज को, किसी टिप्पणी को लेकर। अब हम आपको अगली खबर से खबरदार करते हैं, जहां एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या की गई, और पुलिस चाहती, यूपी पुलिस चाहती तो उसे बचा सकती थी। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं बना है तो अयोध्या में बना है, भगवान वाल्मीकि के नाम पर। अयोध्या के जिस महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर वाल्मीकि जयंती पर यह बात मुख्यमंत्री ने कही, उसी अयोध्या से केवल 150 किलोमीटर दूर रायबरेली का ऊंचा हाट, जहां गांधी जयंती से ठीक पहले 1 अक्टूबर को जमीन पर तड़पता हुआ एक आदमी पड़ा। इनका वीडियो हम आपको पूरी तरह नहीं दिखा सकते, बता जरूर सकते। बता दे पैर गर्दन पर है, गालियां लगातार दी जा रही हैं, बुरी तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है, जमीन पर कपड़े फाड़ कर लिटा रखा है, जमीन पर खून रिस रिस कर बह रहा है, दोनों पैरों को दोनों तरफ से लोगों ने खींच रखा है, मारने वाले डंडे से पीटते जा रहे हैं। हंसकर एक आदमी कहता है थक जाता है तो कैसे मारे। थक जा क्या करे बेचारे, अरे चला लियो यारो। इस बीच पिटता हुआ शख्स जो जमीन पर कराह रहा है,
वो ये कहता सुनाई पड़ता और तब पीटने वालों के बीच से आवाज आती है, राहुल गांधी सब बाबा वाले आदमी है। और फिर बेरहमी से 1 अक्टूबर की देर रात हुई इस पिटाई में एक शख्स की जान चली गई। लेकिन ये कौन था, इसे क्यों पीटा गया? क्या करे बेचारे। पीट कर मार डाला गया शख्स हरिओम वाल्मीकि है, जिसका शव 2 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता फतेहपुर का हरिओम वाल्मीकि ऊंचाहार में अपनी ससुराल जा रहा था, जब भीड़ ने उसे चोर समझकर बुरी तरह पीट कर मार डाला। भीड़ के हाथों नृशंस हत्या का वीडियो सामने आने के बाद अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जारी एक बयान में कहा है कि दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या केवल एक इंसान की नहीं बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। राहुल गांधी ने लिखा है कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, इंसाफ की जगह डर ने। लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं। और तब वाल्मीकि जयंती के दिन कार्यक्रम में हिस्सा लेते मुख्यमंत्री कहते हैं कि राम को गाली देने वाले वाल्मीकि का अपमान करते हैं। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि जयंती के दिन दलितों के सम्मान, सुरक्षा की चिंता और दावे होते हैं, क्या वहां जमीन पर पीट पीट कर मार दिया गया हरिओम वाल्मीकि बचाया जा सकता था? 100 नंबर में फोन किया होगा, वहाँ गाड़ी आ गई। गाड़ी आने के बाद पुलिस वाले नीचे नहीं उतरे, उससे मतलब तहकीकात कर रहे हैं, उसका पर्चा पूछ रहे हैं। उसने बताया कि मेरे पापा टीबी हॉस्पिटल में काम करते थे, रिटायर हो गए, तुरावली पूर्वा का रहने वाला हूँ, मेरी ससुराल ऊंचाहार पे है। तो कहीं यार तुम क्या करने हो, तुम्हारे 3 आदमी कितने थे? तो उसको जबरदस्ती नहीं बताया, उसको पुलिस चली गई कहीं, इसको गाँव वाले इसको छोड़ दे, अरे कुछ पंटल लग रहा है। गाड़ी से उतरना भी मुनासिब नहीं समझा। इतने में गाँव वालों ने उसको जाके कहीं पे तखत में बैठा के, पूरे अच्छे कपड़े में था, उसको कपड़े उतरा के उसको पहले बेल्टों से पीटा, मारा। उसको मारने के बाद उससे पूछ पानी डाल के उसको नंग अवस्था कर दिया। जिस जगह पे गए हुए हैं वहाँ पे 112 की फोर्स भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, लेकिन वहाँ पे पुलिस से कुछ कर नहीं रहे। पुलिस के कस्टडी में होते हुए मेरा भाई कैसे मारा खाया? क्या चोरी के शक में मारा गया था क्या उसको? मेरा भाई तो चोर नहीं है। दलित युवक को पुलिस ने मरने के लिए छोड़ा और इस बात का आरोप इस वीडियो के आधार पर लग रहा है। जहां आप जो लाल नीली लाइट फ्लैश होते देख रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी की लाइट है। जहां पुलिस वाले भीड़ के बीच ही मामूली पूछताछ करके उसी भीड़ के हाथों हरिओम वाल्मीकि को छोड़कर चले गए थे। पीटा तो नहीं है? नहीं, कोई तुम्हें मारा उरा तो नहीं? नहीं, घर में थोड़ा यहाँ पूछ रहे हैं। जी नहीं, मोबाइल है तुम्हारे पास? मोबाइल है? मोबाइल नहीं खो गया। और को साथ है तुम्हारे? और कौन साथ? और कोई साथ में है? अरे साहब, ये ग्रुप में को है। ये वीडियो गवाही देता है कि पहले पुलिस के सामने हरिओम सुरक्षित था। भीड़ ने उसे तब घेर रखा था। तब तक हरिओम के शरीर पर कपड़े थे, बेरहमी से उसे पीटा नहीं गया था। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो चाहती तो हरिओम वाल्मीकि को वहां से सुरक्षित बचाकर ले जा सकती थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस वालों ने दलित हरिओम को वहीं भीड़ के बीच छोड़ दिया, जिस भीड़ ने पीट पीट कर हरिओम को मार डाला। उनको जेल भेजा गया है और उस पूरे वीडियो वायरल में जहां जो जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं, उसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने कुल 2 उपनिरीक्षक सहित कुल 3 आरक्षियों को निलंबित किया है, जिसमें 1 आरक्षी पीआरवी का भी है। अब पुलिस कहती कि उसने तो ऊंचाहार थाना प्रभारी संजय कुमार समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरिओम वाल्मीकि को मारने वालों में ऊंची जाति के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लड़के भी हैं। सवाल जाति का नहीं, यहाँ सवाल है कानून व्यवस्था का। जिस कानून व्यवस्था की वाहवाही की जाती है, वहाँ सच ये भी है कि भीड़ को किसी को पीट कर मार देने में डर ही नहीं लग रहा और पुलिस मूक दर्शक बनकर भीड़ के हवाले करके चलती बनती है। पता नहीं समाज को क्या हुआ है, किस गर्त में सब जाते जा रहे हैं।
हम अगली खबर उत्तर प्रदेश के ही हरदोई से आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपने कई दफा सुना होगा कि बच्चा चोरी की जब अफवाह होती है तो उग्र भीड़ कितनी हिंसक हो जाती है, लेकिन यहां पर हिंसा की सारी हदों को पार कर दिया गया। यहां पर जिस व्यक्ति को मारा गया दबंगों द्वारा, उसका नाम है अनुज शुक्ला। अनुज कुमार नाम हमारा है, और ये बच्ची गढ़, ये शिवसागर है, अनिल है, रिंकू है, संजय है। इन्होंने इनसे बेदर्दी से बहुत मारा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अनुज शुक्ला के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे समाज और सरकार दोनों को खबरदार करता है। अनुज ने कहा उनके साथ बेदर्दी हुई, लेकिन हरदोई में भीड़ ने जो कुछ किया उसके लिए बेदर्दी शब्द काफी नहीं, क्योंकि दबंगों ने अनुज को पहले निर्वस्त्र करके पीटा, अधमरी हालत में उनका कान काट दिया, आंखों में मिर्च डाली। जब इससे भी मन नहीं भरा तो कान में चूना भरकर खंभे से बांध दिया। जिसके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ उसे इंसाफ की गुहार लगाने के लिए फिर चलकर एसपी दफ्तर आने को मजबूर होना पड़ा। कपड़े भी फाड़ दिए हमारे, और उसके बाद में जनेऊ था, जनेऊ तोड़ दिया, आंख में मिर्चा घुसेड़े, मुंह में मिर्चा घुसेड़ा, कान में चूना भी डाला। उसके बाद में मेरे को एक खंबे में पेड़ से बांध दिया और मार। उसके बाद में 100 नंबर को भी फोन कर दिया। 100 नंबर वाले अगर ना आ जाते तो हमें जान से मार देते। इस निर्दयता का वीडियो इतना भयानक है कि तालिबानी क्रूरता भी पीछे छूट जाती है। ये मामला इसी महीने की पहली तारीख का है, जब हरदोई में अनुज अपने खेत से लौट रहा था। उसके साथ मारपीट हुई। अनुज से बेरहमी के दौरान भीड़ में मौजूद लोग एक इंसान को चोट पहुंचाकर राक्षसों की तरह हंसते रहे। दरिंदगी के नए नए तरीके सुझाते सुने गए। मारपीट करने वाले लोगों की भीड़ की ये हंसी कहती है कि हरदोई का अनुज वाकई में तकदीर वाला है जो जिंदा बच गया, क्योंकि भीड़ में एक भी इंसान नहीं था, सब जानवर बन गए थे। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में कुछ दबंग एक इंसान के खून के प्यासे क्यों हो गए? जवाब है मोबाइल चोरी का आरोप। मोबाइल कहाँ है राम रूम बाबा? सबूत है इनकी भाई की बोली यार, वीडियो बना इसका बांध छोड़ो। पहली तारीख को घटना हुई, रात को 10 बजे मैं खेत से अपने घर जा रहा था वापस में। कुछ इनका पीछे से हमसे बच्ची लोगों ने बाहर कर दिया और ये कह रहे थे इनका कुछ पहले मोबाइल चोरी हो गया था, उसी शक के आधार पर इन्होंने मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया। सोचिए, एक मोबाइल चोरी का इल्जाम उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी हालत किसी की कर सकता है? क्योंकि कानून का खौफ हरदोई के दबंगों में नहीं दिखा। सबूत उन्होंने पहले इस घटना का वीडियो बनाकर दिया और फिर उसे खुद ही सोशल मीडिया पर डालकर ये बताने की कोशिश की कि कानून आम लोगों के लिए होता है, इन दबंगों के लिए नहीं। एसपी साहब के पास आए अपनी दरखास्त लेके, हमारी अभी तक कोई कार्रवाई वहाँ से नहीं हुई है, ना ही कोई इंक्वायरी हुई है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहिए बस। किसी भी समाज के लिए कानून का अर्थ नियमों और दिशा निर्देशों की एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। कानून का उद्देश्य निष्पक्ष और समान न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी को सम्मान और न्याय मिले। लेकिन हरदोई में जिस अनुज शुक्ला के साथ बर्बरता हुई, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दावा है कि शुरुआत में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धारा में कार्रवाई की, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को हरकत में आना पड़ा। ऐसा कहने की वजह अनुज के आरोप, जिसके मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शुरुआत में मामूली धारा में कार्रवाई की, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया में फैलने लगा तब दबाव में पुलिस आई, 4 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में केस दर्ज किया। इस संबंध में 4 व्यक्तियों के खिलाफ थाना बिलग्राम में अभियोग पंजीकृत किया गया है,
2 व्यक्तियों का 170 बीएनएस में कार्रवाई भी की गई है। कुछ इसके बारे में वीडियो के बारे में जानकारियां आ रही हैं, जिसकी जांच प्रॉपर ढंग से कराई जा रही है। हरदोई की ये घटना किसी भी सभ्य समाज को चिंता में डाल सकती है। भीड़ की बर्बरता तो परेशानी की बात है ही, लेकिन असल चिंता पुलिस का रवैया है, जो ना तो पहले एक आम आदमी को भीड़ के कातिल इंसाफ से बचा पाती और ना ही ये तय कर पाती कि जिससे अन्याय हुआ उसे न्याय के लिए भटकना ना पड़े। प्रशांत पाठक, हरदोई, आज तक। बिहार चुनाव की तारीखें आए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी जो दोनों प्रमुख गठबंधन है बिहार के, वहां पर कोई निर्णय नहीं हो सका है कि कौन कहां से लड़ेगा, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। और छोटे दलों ने यहां पर पेच फंसाया है। एनडीए का सरदर्द है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए, कैसे बैलेंस बनाया जाए। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इनकी पार्टियों में। तो दूसरी तरफ तेजस्वी का सरदर्द ये है कि लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी की जो डिमांड है उसे कैसे पूरा किया जाए। हालांकि दोनों पक्ष से कहा गया है कि अगले 1-2 दिन में ये जो सीट शेयरिंग है उसे फाइनल कर दिया जाएगा। अपनी ताकत को आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का टिकट पाना जीत की गारंटी है। ये हम लोग का आंदोलन। क्या इस बार भी सीट को लेकर तनातनी चिराग पासवान को एनडीए से बाहर कर देगी? और क्या ऐसी ही कहानी महागठबंधन के जीतने पर डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे मुकेश सहनी दोहराएंगे, जो पिछली बार चुनाव से ऐन पहले एनडीए की तरफ पलट गए थे? डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। बिहार में भले चुनाव का ऐलान हो चुका हो, लेकिन अब तक दोनों गठबंधन ये तय नहीं कर पाए कि कौन सा दल कितनी सीट पर लड़ेगा। सीट को लेकर मची तकरार चुनाव से पहले नए समीकरण बना और बिगाड़ सकती है। इसीलिए चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों ही गठबंधन की बड़ी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। सवाल है, क्या खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान चुनाव से पहले खेला करेंगे? आज यहाँ पर 3 ऐसी मजबूत शक्तियां मौजूद हैं, जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मेरे कठिन समय में मुझे संभालने का काम किया, मेरा संरक्षण करने का काम किया। भले वो मेरी माता रीना पासवान जी हो, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, और आप सब हाजीपुर की महान जनता, आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान का अस्तित्व है। जिस तरह चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं, प्रधानमंत्री भी उन्हें बिहार का भविष्य बताकर अपनी पसंद का ठप्पा लगा चुके हैं। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है, वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। ये बात साल भर पुरानी है और इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में रिश्ते बदलने के लिए 1 साल काफी है। चिराग पासवान के उलझे सवालों को सुलझाने में बीजेपी जुट गई है। दिल्ली में चिराग के घर पर बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू ने 205 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली। बाकी बची 38 सीटों को चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच बांटने का फॉर्मूला है। चिराग को बीजेपी 25 सीट देने का ऑफर कर रही है। जीतन राम मांझी को 60 सीट देने का फॉर्मूला है। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दी जा सकती है। हालांकि दावा है कि चिराग की तरफ से कम 35 सीटों की मांग हो रही है। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। आज मैं आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं, चुनाव लड़ना तो एक बात है, चिराग पासवान को अगर आप लोगों के लिए अपनी जान तक देनी पड़ेगी तो वो भी हंसते हंसते चिराग पासवान मुस्कुराते मुस्कुराते आप लोग ले दे देगा।
कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की सीटों की संख्या अगर बीजेपी को बढ़ानी पड़ी तो मांझी और कुशवाहा की सीटें कम हो सकती हैं। छोटे घटक दलों की सीटें कम करने की स्थिति में बीजेपी आगे राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देने का उन्हें ऑफर कर सकती है। विधानसभा में हम अभी 4 हैं और 4 से अकेला भाव नहीं होता है, इसीलिए हम 20 के तादाद में चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में आए। तो ये सारा मुद्दा है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में जो पेच फंसा हुआ है वो फिलहाल सुलझता नहीं दिख रहा है। ताजा खबर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर है। जीतन राम मांझी अगले 2 दिनों तक असम के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। मांझी अगले 2 दिनों तक किसी भी सीट बंटवारे को लेकर के होने वाली बैठक या राजनीतिक बैठक में शामिल नहीं होंगे। बताया यह जा रहा है कि उनकी पार्टी ने एनडीए के अंदर 15 सीटों पर दावेदारी रखी थी। हालांकि बीजेपी अपने फॉर्मूले के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें ऑफर कर रही हैं। चिराग को लेकर भी बीजेपी का चैलेंज कम नहीं है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रखी है कि 2024 की लोकसभा में जीती हुई 5 सीटों और 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर उनको सीटें दी जाएं। चिराग ये भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी की जीती लोकसभा सीटों में आने वाली विधानसभा सीटों में से कम 2 उनके खाते में आए। ब्रह्मपुर और गोविंदगंज सीट भी हर हाल में चिराग पासवान चाहते हैं। ब्रह्मपुर सीट से चिराग अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को उतारना चाहते हैं। वहीं गोविंदगंज सीट अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहते हैं, जहां से पिछली बार बीजेपी जीती थी। महागठबंधन में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ। तेजस्वी के घर देर रात माथापच्ची के बावजूद कोई औपचारिक फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। तेजस्वी खुद की पार्टी के लिए 130 सीटों से कम पर तैयार नहीं। तेजस्वी कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस 70 से कम पर तैयार नहीं। तेजस्वी सीपीआईएमएल को 19 सीट देना चाहते हैं, वो 40 सीट की लिस्ट दे चुकी है। 30 से कम पर तो बिल्कुल वो तैयार नहीं। तेजस्वी मुकेश सहनी को 12 सीटें दे रहे हैं, सहनी 40 सीट और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का ऐलान कराने पर अड़े हैं। इसके अलावा पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हैं, जिन्हें तेजस्वी 5 सीट देने को तैयार हैं, लेकिन जेएमएम अकेले 7 सीट मांग रही है। हमने कहा है कि इस बार माले को ज़्यादा जिलों से लड़ने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ज़्यादा सीट पर भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारे बीच में एक नई पार्टी भी है वीआईपी, उसके लिए भी सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो एडजस्टमेंट करना होगा, मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर हम लोग कर लेंगे। We will fight reasonable number of seats. Today I am supposed to meet Mr. Tejasvi also. We will finalize. आपकी बैठक हुई तेजस्वी यादव के साथ में सीट हाँ, सबकी बैठक हो रही है। 2-3 दिन के अंदर में टोटल सीट का फाइनल हो जाएगा। इस तरह दोनों गठबंधन के साथी सीटों को लेकर एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं। किसे कितनी सीट मिलेगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि चुनाव में उतरने से पहले सीटों के लिए साथी दलों के बीच फ्रेंडली फाइट चल रही है। जीत के लिए किस तरीके से स्टार पावर का इस्तेमाल किया जाता है वो कोई नई बात नहीं है। अब बिहार में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह की एंट्री करा चुकी है। उसके बाद मैथिली ठाकुर ने भी विनोद तावड़े से मिलने के बाद वहां पर बहुत सारी अटकलें शुरू हुई। अक्षरा सिंह ने गिरिराज सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पेच फंसा जब पवन सिंह की पत्नी ने उन पर कुछ आरोप लगाए। हालांकि पवन सिंह की तरफ से सवाल इन आरोपों की टाइमिंग पर भी उठा और उनकी तरफ से सफाई भी दी गई। देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं आप नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं 10-10 बार भेजे हैं। 30 से देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं आप नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं 10-10 बार भेजे हैं। 30 सितंबर को पवन सिंह की दोबारा बीजेपी में एंट्री हुई और उसके 5 दिन बाद उनकी ही पत्नी ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। दावा किया कि उनके पास पवन सिंह के खिलाफ कई चीजें हैं जिन्हें अब वो बेपर्दा करके
पवन सिंह की असलियत जनता के सामने ले आएंगी। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। भोजपुरी सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद सड़क पर आ गया है। रविवार को ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची और पवन सिंह के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने लगे। आप लोग बेटी के नाम पे एकदम कैंडल लेके बात करिएगा, आप लोगों को कोई राइट नहीं है। जबकि कुछ समय पहले दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके मजबूत रिश्ते के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे थे। ज्योति नाम सुन के दिया समझे थे ये पावर स्टार पवन सिंह की वाइफ है। उनके बीच रिश्तों में कड़वाहट इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि उनकी पत्नी को जनता से इंसाफ मांगना पड़ रहा है। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। भोजपुरी सितारे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप है कि जब वो लखनऊ में अपने घर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें बाहर करने का प्रयास किया, लेकिन ज्योति के आरोपों से पवन सिंह ने इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने लिखा कि ज्योति सिंह जी, क्या ये सच नहीं कि सुबह जब आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हमारी बातचीत हुई। पवन सिंह ने आगे लिखा कि आपके द्वारा बस एक ही रट, मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे बस का नहीं है। तो पवन सिंह की तरफ से ज्योति सिंह के आरोप को अपनी पत्नी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़ दिया गया। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। पवन सिंह के दावे पर ज्योति सिंह की भी सफाई आ गई, जिन्होंने कहा कि वो सिर्फ पत्नी के तौर पर स्वीकार्यता चाहती हैं। ज्योति ने आज तक से बातचीत में कहा है, बताइए जो खुद अपना टिकट नहीं ले सका उसके हम जाएंगे टिकट मांगने? पूरा तो कॉमन सेंस होना चाहिए इंसान के पास कि जो अपना टिकट आज तक ले नहीं पाया उससे हम टिकट मांगने जा रहे हैं, उनको टिकट दिला दीजिए। और आप ये बताइए आज उसकी पहचान है, ज्योति ने ये बोला था कि हम दल से या निर्दल से चुनाव हम लड़ेंगे, तो वो तो निर्दलीय भी लड़ सकती है। फिर हमको क्या जरूरत है इनसे टिकट मांगने की? जो अपना ही टिकट नहीं ले पाया उससे हम टिकट मांग कर भीख मांगेंगे कि हमको टिकट दिलवा दीजिए। बड़ी बात यह कि पवन सिंह की बीजेपी में वापसी के बाद उनकी पत्नी की ही राजनीति में एंट्री की सुबुगाहट नहीं है, बल्कि पवन सिंह की अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया। सवाल है कि क्या अक्षरा भी इस बार बिहार में उतरने की तैयारी तो नहीं कर रही, जिनकी पवन सिंह से करीबी रिश्ते पहले हमेशा चर्चा में रहे। सवाल ज्योति सिंह को लेकर भी है, जिन्हें लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि अगर पवन सिंह ने ज्योति को नहीं अपनाया तो पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में घुसने नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर पवन सिंह को बीजेपी स्टार प्रचारक बनाएगी तो इंडिया गठबंधन ज्योति सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करके बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बना देगा। पवन सिंह और ज्योति सिंह की घरेलू लड़ाई में परिवार के दूसरे किरदार भी सामने आ रहे हैं। ज्योति सिंह के पिता ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की। आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन स्थिति झेल रही है, तड़प रही है, मैं भी बीमार चल रहा हूँ। मैं आज भी रहूंगा नहीं रहूंगा, कल मेरी बेटी का क्या होगा? आप लोगों से यही प्रार्थना, हमारी बेटी को आप लोग इंसाफ दिलाएं, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने आरा से टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने को कहा। पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने चले गए, लेकिन हार गए। बीजेपी में उनकी दोबारा वापसी के बाद माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या पवन सिंह के पारिवारिक विवाद के बाद
बीजेपी उन्हें चुनाव लड़वाएगी, ये बड़ा सवाल है। और अब हम आपको नकली दवाओं के खिलाफ आज तक की मुहिम से खबरदार करते हैं, जिसमें हम देश के अलग अलग प्रदेशों में आंक रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। एक तरफ जो नकली और जहरीला कफ सिरप है, जिसकी वजह से अनेकों बच्चों की जान गई है, तो दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि नकली दवाओं के कारण सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज देश के हर नागरिक को खबरदार करता सवाल हम सामने रख रहे हैं। कहीं आप नकली दवा, नकली इंजेक्शन तो नहीं ले रहे, कहीं आप नकली दवा खाकर बीमार हो रहे हैं और परेशान हैं कि बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। देश में जब मध्य प्रदेश से राजस्थान तक जहरीले केमिकल वाले कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत के बाद 4 कंपनी के सिरप को लेकर देश की तमाम सरकारों की नींद टूटी, तब डर केवल बच्चों तक या किसी कफ सिरप को लेकर ही नहीं है। आज तक ने जब राजस्थान के औषधि नियंत्रण विभाग के कामकाज को खंगाला है, तो पता चला कि यहाँ लेबोरेटरी में दवाओं की जांच तो हो रही है, नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बड़ा गड़बड़झाला चल रहा था। राजस्थान ड्रग कंट्रोलर विभाग के अनुसार सैकड़ों दवाओं के सैंपल फेल हुए, लेकिन उससे पहले वो दवाएं आम लोगों को खाने के लिए पहुंच गईं। जैसे एंटीबायोटिक दवा में इमॉक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड टेबलेट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफपोडॉक्सिन, सेफ्राटाइजोन इंजेक्शन के 6 बैच फेल पाए गए, लेकिन इस जांच से पहले ही मेड्रिच लिमिटेड की 1 लाख से अधिक दवाइयां बिक चुकी थी। स्टेरॉइड में बीटा मेथासोन 3 बैच इसके फेल हो गए, लेकिन तब तक मेडविल बायोटेक की 30,000 दवा बिक गई। एंटी एलर्जिक में लिवोसिट्रोजिन, मॉन्टेलुकास के 4 बैच फेल पाए गए। रिपोर्ट 5 दिसंबर को आई, तब तक थेराविन फॉर्मुलेशन की 35,000 दवाएं आम लोगों को बिक चुकी थी। एंटी डायबिटिक में ग्लिमिप्राइड, पायोग्लिटाजोन के 3 बैच फेल पाए गए। रिलीफ बायोटेक की 18,000 से अधिक दवाइयां तब तक बिक चुकी थी। पेन किलर में एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल के 3 बैच फेल मिले। 11 दिसंबर को सैंपल फेल पाए गए, तब तक इप्का लेबोरेटरी की 20,000 दवा बिक चुकी थी। कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट के 8 बैच फेल पाए गए, लेकिन तब तक एफिपेरेंटल्स की 40,000 से दवा बिक चुकी थी। पेट गैस की PPI के 3 बैच फेल पाए गए, लेकिन तब तक एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की 15,000 दवा बिक कर बाजार में जा चुकी थी। ये तो कुछ नमूने हमने आपके सामने रखे। पेट दर्द की दवा से लेकर नाक कान तक की दवा में सॉल्ट गायब है और इंजेक्शन से लेकर फ्लूइड तक मिलावटी पाए गए हैं। विगरसली फ्रॉम पास्ट 2 डेज हम और 2 दिन लेंगे, पर सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है राजस्थान के अंदर, जो हमारे 65 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनका कर रहे हैं विगरस लेवल से इंस्पेक्शन। एंड साइमल्टेनियसली हम कुछ आउटलेट्स पे भी वी आर टेकिंग सैंपल्स। नियम कहता है कि नकली दवाओं के सैंपल फेल होने पर कोर्ट केस होना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर में नहीं हुआ। नियम के अनुसार इन कंपनियों के सैंपल कोलकाता के सेंट्रल लेबोरेटरी से जांच करवा के राष्ट्रीय स्तर पर इन पर पाबंदी लगाने के लिए लिखना था, मगर राजस्थान के अब जाकर निलंबित हुए ड्रग कंट्रोलर रिपोर्ट लेकर बैठे रहे, जो 3 अक्टूबर को आज तक संवाददाता शरद कुमार के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इतने सारे जो साल्ट हैं वो अमानक घोषित किए जाते हैं, फिर भी ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहे हैं। सर, मैं अधिकृत न्यू को टिप्पणी देने के लिए, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर हैं, आपको ही फैक्ट्री चेक करने जाना होता है। जी, मैं अधिकृत न्यू को टिप्पणी करने के लिए। आपने कोई चेक करवाया? मैं टिप्पणी देने की। आपने कोई चेक करवाया? अब आज तक ने दोबारा सवाल उठाया तो कहा जा रहा है कि कुछ पर कार्रवाई की है, आगे और करेंगे। 2023 के अंदर 16 स्पूरियस दवाइयों के मामले सामने आए थे। 2024 में 39 मामले थे और 2025 में भी 3 मामले सामने आए, जिसके अंदर हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के अंदर 14 मामलों के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जारी किए, जिसके अंदर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिए हैं, और बाकी प्रकरण जो हैं उसके अंदर जांच और वो प्रक्रियाधीन है, उसको शीघ्र ही उसमें हम कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे मामलों में भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ केसेस चल रहे हैं जो कि इंटरस्टेट होते हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी नकली दवा बाजार में बिकती हुई नहीं पकड़ी गई हो। नकली और अमानक दवा के प्रति सरकार कितनी लचर है कि जब तक जांच होकर रोक लगाने की बात होती है, तब तक लाखों लोग उन दवाओं का इस्तेमाल कर चुके होते हैं।
ज्यादातर दवाइयां दूसरे राज्यों में बन रही हैं, जिसके लिए केंद्र और दूसरे राज्य के सहयोग की जरूरत होती है और इसी सब का फायदा दवा कंपनियां उठाती हैं। नकली और अमानक दवाओं का रैकेट इतना गहरा फैला हुआ है कि अगर आप बीमार पड़ें तो दवाओं से ज्यादा दुआओं पर भरोसा रखें। जिस तरह से राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच में खुलासा किया है, ये डराने वाला है, मगर उससे ज्यादा चौंकाने वाला है कि खुलासा होने के बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ये जीवन मरण का सवाल है। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं जो हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल के बिलासपुर में बल्लू पुल के पास यह हादसा हुआ। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर एक निजी बस पर गिरे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।